नमस्कार। आज हम लद्दाख में जो हाल में घटनाएं हुई हैं उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। सितंबर 2025 में लेह में विरोध प्रदर्शन हुए और वो दुर्भाग्यवश हिंसक हो गए। इसके दुखद परिणाम भी सामने आए और जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। हमारे पास इस विषय पर कई स्रोत हैं, मतलब अखबारों के लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं और थोड़ी पृष्ठभूमि की जानकारी भी है। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कौन सी प्रमुख घटनाएं थीं, कौन से मुख्य किरदार हैं इसमें और इन सब का मतलब क्या है लद्दाख के लिए और शायद देश के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक लंबे समय से मांग चल रही थी स्थानीय सुरक्षा उपायों की, वो अचानक इतने बड़े हिंसक टकराव और एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी में कैसे बदल गई? कहां से शुरू करें इसे? रातों रात नहीं पनपा। लद्दाख की जो चिंताएं हैं, जो मांगे हैं, वो काफी पुरानी हैं। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उससे पहले भी जब वो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, तब भी वहाँ के स्थानीय नेता अपनी जमीन, अपनी अनोखी संस्कृति, नौकरियों की सुरक्षा, इन सब के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग करते रहे हैं। हाँ, ये तो है। और हमें याद रखना होगा कि लद्दाख एक बहुत ऊंचाई वाला इलाका है, पर्यावरण बहुत नाजुक है, आबादी कम है और वहाँ बौद्ध और मुस्लिम आबादी साथ रहती है। अपनी स्थानीय स्वायत्त परिषदें भी थी वहाँ पहले से। हाँ, वो LHADCs है ना, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, जी। एक लेह में और एक कारगिल में। जी बिल्कुल। LAHDCs। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये परिषदें काफी नहीं थी? मतलब लोगों को और सुरक्षा उपायों की जरूरत क्यों महसूस हुई, खासकर 2019 के बाद? अच्छा सवाल है। देखिए, LHDCs के पास कुछ स्थानीय शक्तियां तो थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई लोगों को लगता था कि वो नाकाफी हैं, खासकर बड़े मुद्दों से निपटने के लिए, जैसे जमीन है, संसाधन है, बाहर का प्रभाव है, और वो भी तब जब राज्य का अपना विधानमंडल ना हो। फिर अगस्त 2019 में वो बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ। अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के। हाँ, बिना विधानसभा के। अब शुरू में क्या हुआ कि लेह में कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया। उन्हें लगा शायद जम्मू कश्मीर से अलग होकर ज्यादा तवज्जो मिलेगी, लेकिन बहुत जल्द ये एहसास होने लगा कि विधानसभा ना होने का मतलब है कि स्थानीय स्तर पर कानून बनाने की शक्ति नहीं रही। प्रशासन सीधा केंद्र के अधीन आ गया। तो इससे अपनी पहचान, जमीन, नौकरियां, इन सब को लेकर एक असुरक्षा की भावना बढ़ गई। अच्छा, तो इसी असुरक्षा की भावना ने फिर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। और ये जो समूह हैं LAB और KDA, ये कब और क्यों सामने आए? बिल्कुल, 2019 के बाद ये चिंताएं और मुखर हो गई और इसी पृष्ठभूमि में आप कह सकते हैं लगभग 2020-21 से विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ना शुरू किया। 2 मुख्य समूह उभरे, एक तो लेह एपेक्स बॉडी LAB, जिसमें लेह जिले के कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन शामिल थे, और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, जो कारगिल जिले के समूहों का प्रतिनिधित्व करता था। और दिलचस्प बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से लेह और कारगिल के बीच कुछ मतभेद रहे हैं। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन इन मांगों को लेकर वो एक साथ आ गए, ये एक अहम बात थी। और इनकी मुख्य मांगे क्या थीं? क्या ये सिर्फ राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे? नहीं, मांगे तो कई थीं, लेकिन 4 प्रमुख थीं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि उसका अपना विधानमंडल हो, कानून बनाने की शक्ति हो। दूसरी, अगर राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिले। तीसरी, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण पक्का करने के लिए एक लद्दाख लोक सेवा आयोग मतलब PSC बने। और चौथी, लद्दाख के लिए लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, मतलब ज्यादा सीटें हों। आपने ये 6ठी अनुसूची का जिक्र किया, 6th शेड्यूल। जी। ये शब्द बार बार सुनने में आ रहा है। जी। क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं कि ये 6ठी अनुसूची असल में है क्या और लद्दाख के लोग इसे इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इसके तहत क्या होता है कि स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स,
और इन परिषदों को अपने क्षेत्र में जमीन, जंगल, स्थानीय शासन, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि जो स्थानीय परंपराएं हैं, सांस्कृतिक मामले हैं, उन पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने के काफी व्यापक अधिकार मिलते हैं। अच्छा, काफी व्यापक अधिकार। जी, और इन परिषदों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए खास प्रावधान भी होते हैं। अब लद्दाख के लोग इसे इसलिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो विशिष्ट आदिवासी पहचान है, उनकी जमीन है जो बहुत सीमित है, उनका नाजुक पर्यावरण है, सीमित संसाधन है, इन सब को बाहरी दबाव से, बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण से या बाहर से लोगों के आने से जो जनसांख्यिकीय बदलाव का डर है, उससे बचाने का एक संवैधानिक तरीका है। ये उन्हें एक तरह से स्वशासन का अधिकार देगा, अपनी पहचान बनाए रखते हुए। समझ गया। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपना भविष्य, उसको सुरक्षित करने की कोशिश है। अच्छा, तो इन मांगों को लेकर 2024 तक किस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए? विरोध प्रदर्शन कई तरह के हुए। शांतिपूर्ण रैलियां हुई, बंद के कॉल दिए गए, भूख हड़तालें हुई, जिसमें सोनम वांगचुक की वो क्लाइमेट फास्ट भी शामिल थी, जो जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थी। और 2024 में तो दिल्ली तक एक पैदल मार्च निकालने की भी कोशिश की गई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था शायद। हाँ, उन्हें लद्दाख की सीमा पर ही रोक दिया गया था। और सोनम वांगचुक, जो पहले से ही अपने शैक्षिक और पर्यावरणीय कामों के लिए जाने जाते थे, जैसे सेकमोल स्कूल है, आइस स्तूप तकनीक है, वो इन विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा बन गए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उनके जो उपवास थे, उन्होंने लद्दाख के मुद्दों को, खासकर पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में काफी हाईलाइट किया। और फिर जून 2025 में केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए, नए अधिवास नियम, मतलब डोमिसाइल रूल्स और आरक्षण नियम लाए गए। क्या इनसे कुछ बात बनी? मामला शांत हुआ? हाँ, जून 2025 में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नए नियम नोटिफाई किए। इनमें स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 85% तक आरक्षण का प्रावधान था। स्थानीय निवासी कौन होगा? इसके लिए 15 साल लद्दाख में रहने की शर्त रखी गई। जो मौजूदा LHDCs हैं, उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं और कई स्थानीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा भी दिया गया। तो इन नियमों ने निश्चित रूप से नौकरियों और प्रतिनिधित्व से जुड़ी कुछ चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश तो की। लेकिन क्या ये काफी था? क्या प्रदर्शनकारी संतुष्ट हुए इससे? पूरी तरह से नहीं। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, नौकरियों में आरक्षण एक बड़ी मांग जरूर थी, लेकिन जो मुख्य राजनीतिक मांगे थीं, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा या फिर 6ठी अनुसूची का दर्जा, वो इन नियमों में शामिल नहीं थी। अच्छा, वो मुख्य मांगे पूरी नहीं हुई। मूल मुद्दा है, उसका समाधान नहीं करते। और इसी असंतोष के चलते सितंबर 2025 में फिर से भूख हड़तालें शुरू हुई। और इस बार एक खास बात ये देखने को मिली कि जो युवा पीढ़ी है, जिसे मीडिया में जेनजी कहा जा रहा है, हाँ, जेनजी, वो इन विरोध प्रदर्शनों में बहुत सक्रिय रूप से शामिल हुई। सोशल मीडिया का भी काफी इस्तेमाल हुआ। और फिर 24 सितंबर 2025 को स्थिति अचानक बिगड़ गई। क्या हुआ उस दिन? 24 सितंबर को लेह में एक पूर्ण बंद का आह्वान किया गया था और एक बड़ी विरोध रैली की योजना थी। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जो खबरें हैं, उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। कुछ जगहों पर पथराव हुआ और कथित तौर पर कुछ गाड़ियों और एक राजनीतिक दल भाजपा के कार्यालय में आगजनी भी की गई। ओहो। इसके जवाब में पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर दुखद रूप से गोलीबारी भी हुई। और ये एक भयानक मोड़ था जिसने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। गोलीबारी? इसके परिणाम तो फिर बहुत गंभीर हुए होंगे। हाँ, बहुत गंभीर। कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इस हिंसा के तुरंत बाद प्रशासन ने लेह और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, जो काफी समय तक जारी रहा। अगले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर हिंसा में शामिल होने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें कुछ स्थानीय नेता और युवा कार्यकर्ता भी शामिल थे। और इसी उथल पुथल के बीच सोनम वांगचुक के संगठन SECMOL पर कार्रवाई हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी। जी हाँ, हिंसा के कुछ ही दिनों बाद गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक का जो NGO है सेकमोल,
मतलब स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे विदेशी चंदा मिलता है। बिल्कुल, लाइसेंस रद्द होने का मतलब था कि सेकमोल अब विदेशों से फंड नहीं ले सकता। इसे कई लोगों ने संगठन पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा, क्योंकि सेकमोल वांगचुक की गतिविधियों का केंद्र रहा है। और इसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। NSA, ये तो काफी सख्त कानून है। उन पर आरोप क्या थे? देखिए, NSA एक निवारक निरोध कानून है। ये सरकार को किसी व्यक्ति को अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है तो बिना औपचारिक आरोप के हिरासत में रखने की अनुमति देता है। अधिकारियों का जो सार्वजनिक बयान था वो ये कि वांगचुक ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे, सोशल मीडिया पोस्ट किए थे जिनसे अशांति फैली और हिंसा भड़की। जाहिर है वांगचुक के समर्थकों और कई मानवाधिकार समूहों ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये असहमति को दबाने की कोशिश है और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में LAB और KDA ने एक और कदम उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार की जो हाई पावर्ड कमेटी HPC थी, जिसके साथ बातचीत चल रही थी, हाँ, वो कमेटी बनाई गई थी बातचीत के लिए। जी, उस कमेटी के साथ बातचीत से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। तो ये घटनाक्रम तो बहुत तेजी से बिगड़ा। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इन घटनाओं की जड़ में कौन से मुख्य कारक काम कर रहे थे? आपने कुछ का जिक्र पहले किया है, लेकिन थोड़ा और विस्तार से। हाँ, इस पूरे मामले को समझने के लिए कई परतों को देखना होगा। जैसे हमने बात की, पहला तो है संवैधानिक और शासन का मुद्दा। बिना विधानसभा के यूटी होने से स्थानीय नियंत्रण खत्म होने का डर। इसी से राज्य के दर्जे या छठी अनुसूची की मांग उठी ताकि जमीन, संस्कृति, संसाधनों पर स्थानीय अधिकार बना रहे। ठीक है। दूसरा है आर्थिक और नौकरियों की चिंता। डर ये कि बाहरी लोग और कंपनियां सीमित नौकरियों और अवसरों पर कब्जा कर लेंगी। इसीलिए स्थानीय कोटा और अलग PSC की मांग थी, जिसे जून 2025 के नियमों ने कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की, पर शायद नाकाफी तौर पर। तीसरा, पर्यावरणीय तनाव और सैन्यीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सोनम वांगचुक के काम के संदर्भ में। जलवायु परिवर्तन का असर लद्दाख पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, अनियंत्रित पर्यटन का भी दबाव है। साथ ही चीन सीमा पास होने के कारण सैन्य उपस्थिति भी बढ़ रही है। ये सब मिलकर उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और पारंपरिक आजीविका जैसे चरवाही उस पर भारी दबाव डाल रहे हैं। युवा पीढ़ी इसे लेकर खास तौर पर चिंतित है। ये तो बहुत अहम बिंदु है। और चौथा, पीढ़ीगत बदलाव, जिसे जेनरेशन इफेक्ट कह सकते हैं। नई पीढ़ी ज्यादा मुखर है, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करती है और शायद बदलाव के लिए ज्यादा उतावली भी है। उनकी सक्रिय भागीदारी ने विरोध प्रदर्शनों को एक नई ऊर्जा दी, लेकिन शायद थोड़ी अप्रत्याशितता भी बढ़ाई। तो ये सारे कारक मिलकर एक तरह का विस्फोटक मिश्रण तैयार कर रहे थे। जी। और 24 सितंबर को क्या हुआ जिसने चिंगारी का काम किया? ऐसा ही लगता है। देखिए, सालों की बातचीत से कोई ठोस नतीजा न निकलने की एक हताशा तो थी ही। जून के नियम नाकाफी लगे थे। फिर सितंबर में जब भूख हड़ताल फिर शुरू हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें आईं, तो माहौल और गर्मा गया। मीडिया कवरेज और जमीनी स्तर पर जो गहमागहमी बढ़ी, उसने शायद एक नियोजित बंद और रैली को एक अनियंत्रित और हिंसक टकराव में बदलने में भूमिका निभाई। और एक बार जब वो भीड़ की गतिशीलता हावी हो गई, पथराव, आगजनी और फिर पुलिस की प्रतिक्रिया हुई, जिसमें वो दुर्भाग्यपूर्ण गोलीबारी भी शामिल थी, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। मौतों और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया। सरकार की प्रतिक्रिया भी कई स्तरों पर दिखी, मतलब सुरक्षा के कदम भी, कानूनी कार्रवाई भी और बातचीत की पेशकश भी। इसे कैसे समझे? हाँ, सरकार की प्रतिक्रिया बहुआयामी रही है, ये सही है। एक तरफ तत्काल सुरक्षा उपाय थे, कर्फ्यू लगाया, अतिरिक्त फोर्स भेजी, संचार पर रोक लगाई ताकि लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया जा सके। दूसरी तरफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयां हुई,
बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया गया, SCA मूल का FCRA लाइसेंस रद्द हुआ, NSA का इस्तेमाल हुआ और हिंसा की घटनाओं की आपराधिक जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कुछ नेताओं पर भड़काने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि विदेशी पाकिस्तान लिंक की जांच की भी बात कही गई। अच्छा। हाँ, जिसका कार्यकर्ताओं ने जोरदार खंडन किया है। और तीसरी तरफ गृह मंत्रालय ने बातचीत जारी रखने की इच्छा भी जताई है। HPC की बैठकें प्रस्तावित की हैं। हालांकि LAB और KDA ने फिलहाल बातचीत रोक दी है और पहले जांच और बंदियों की रिहाई की मांग की है। मानवाधिकार समूहों ने भी चिंताएं जताई हैं। किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिलाया जा रहा है? मुख्य चिंताएं तो बल प्रयोग को लेकर है, खासकर पुलिस फायरिंग में जो मौतें हुई, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। इसके अलावा NSA जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल और FCRA रद्द करने जैसे जो प्रशासनिक कार्रवाई हैं, उनके जरिए असहमति और नागरिक समाज की आवाज़ को दबाने या अपराधीकरण करने का जो एक व्यापक पैटर्न दिखता है, उस पर भी चिंता जताई गई है। इंटरनेट बंद करने जैसी कार्रवाइयों से सूचना के अधिकार और पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये स्थिति वाकई बहुत जटिल है। अलग अलग पक्ष से कैसे देख रहे हैं, उनका नैरेटिव क्या है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो स्थानीय प्रदर्शनकारी हैं, LBP KDA, वे इसे अपनी पहचान, जमीन, नौकरियों और संस्कृति को बचाने की लड़ाई के रूप में देखते हैं। उनके लिए राज्य का दर्जा या छठी अनुसूची संवैधानिक सुरक्षा कवच है। वे हिंसा की निंदा करते हैं लेकिन उसे हताशा का परिणाम मानते हैं और पुलिस कार्रवाई को अत्यधिक बताते हैं। उनकी मुख्य मांग अब निष्पक्ष जांच और बंदियों की रिहाई है। ठीक है, और सरकार? केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देते हैं। वे हिंसा के लिए कुछ शरारती तत्वों और भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे जून 2025 के नियमों को सकारात्मक कदम बताते हैं और बातचीत के लिए तैयार होने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मानवाधिकार समूह? मानवाधिकार समूह और जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक हैं, वे अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश और नागरिक समाज पर दबाव को लेकर चिंतित हैं। वे निष्पक्ष जांच और मानवाधिकारों के सम्मान की वकालत कर रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है? मतलब हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए जिससे पता चले कि स्थिति किस ओर जा रही है? क्या शांति की ओर जाएगी या और तनाव बढ़ेगा? हाँ, कुछ प्रमुख संकेतक हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला तो है बातचीत। क्या LAB और KDA बातचीत की मेज पर लौटते हैं? अगर हाँ, तो किन शर्तों पर? क्या सरकार उनकी कुछ पूर्व शर्तें जैसे जांच या रिहाई मानती है? दूसरा है जांच। हिंसा की घटनाओं की किस तरह की जांच का आदेश दिया जाता है? क्या ये एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होगी या सिर्फ एक आंतरिक पुलिस जांच? स्वतंत्र जांच से विश्वास बहाली में मदद मिल सकती है। हाँ, ये बहुत अहम होगा। तीसरा, बंदियों की स्थिति। सोनम वांगचुक और जो अन्य प्रमुख लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनकी रिहाई होती है या उनकी हिरासत जारी रहती है? ये एक बड़ा संकेत होगा। चौथा, संचार प्रतिबंध। क्या इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से बहाल होती हैं? इनका जारी रहना अफवाहों को बढ़ावा देता है और सामान्य स्थिति की बहाली में बाधा डालता है। और पांचवा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या मानवाधिकार संगठन कोई दबाव बनाते हैं? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? मुझे लगता है 3-4 मुख्य बातें हैं। जी। पहली, ये आंदोलन सिर्फ एक मांग जैसे राज्य का दर्जा इस तक सीमित नहीं है। ये कई परतों वाला है। इसमें संवैधानिक आकांक्षाएं हैं, आर्थिक असुरक्षा है, गहरी पर्यावरणीय चिंताएं हैं और एक नई मुखर पीढ़ी की ऊर्जा शामिल है। इसीलिए जून 2025 के नियमों जैसे आंशिक समाधानों ने वो जो अंदरूनी तनाव था उसे कम नहीं किया। दूसरी, 24 सितंबर की हिंसा और उसमें हुई मौतों ने स्थिति को बहुत नाटकीय रूप से बदल दिया है। इसने दोनों पक्षों को शायद और कठोर बना दिया है और तत्काल किसी समझौते पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, विश्वास बहाली एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। तीसरी, सोनम वांगचुक की भूमिका जटिल है। वे स्थानीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हैं, आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, लेकिन उनकी हाई प्रोफाइल सक्रियता उन्हें प्रशासन के लिए एक निशाना भी बनाती है। उनकी हिरासत ने न केवल एक प्रमुख वार्ताकार को हटाया है, बल्कि इसने विरोध को शायद और भड़काने का काम भी किया है। और चौथी बात, छठी अनुसूची की मांग।
ये सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था की मांग नहीं है, बल्कि लद्दाख की विशिष्ट पहचान और भविष्य को बचाने की जो गहरी चिंता है, उसका प्रतीक है। तो लद्दाख की स्थिति वाकई कई परतों वाली और संवेदनशील है। संवैधानिक आकांक्षाएं, आर्थिक चिंताएं, गहराता पर्यावरणीय संकट और पीढ़ीगत बदलाव सब एक साथ उलझे हुए हैं। हाल की हिंसा और उसके बाद की जो प्रशासनिक कार्रवाइयां हुई हैं, उन्होंने निश्चित रूप से स्थिति को और जटिल बना दिया। बिल्कुल। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि लद्दाख की जो बेहद नाजुक पर्यावरणीय स्थिति है, भारत के लिए उसका गहरा सामरिक महत्व है और स्थानीय लोगों की अपनी पहचान और भविष्य को सुरक्षित रखने की जो आकांक्षाएं हैं, इन सबको देखते हुए आखिर किस तरह का दीर्घकालिक राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त होगा। एक ऐसा ढांचा जो सुरक्षा भी दे, पर्यावरण को भी बचाए और स्थायी स्वशासन भी सुनिश्चित करे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना आसान नहीं होगा और इस पर आगे बहुत विचार विमर्श की जरूरत होगी। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।